अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था बायोलॉजी का। आज हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी की कौन सी ब्रांचेज हैं और किस तरह वो वर्कआउट करती हैं। तो जो मेन टाइप्स हैं या मेन जो उसकी ब्रांचेज हैं, ब्रांचेज ऐसे कह लेते हैं जैसे हम कहते हैं कि ये नस्ल दर नस्ल काम चल रहा है, यानी एक दादा होता है, फिर आगे उसके बच्चे होते हैं, फिर आगे उसके बच्चे होते हैं। तो ये ब्रांचेज भी ऐसे ही हैं बायोलॉजी की कि पहले हमारे पास साइंस है, साइंस के बाद उसकी ब्रांच बायोलॉजी है। बायोलॉजी की आगे जो ब्रांचेज हैं, यहाँ हम इसको उसकी औलाद कह देते हैं। तो इसमें हैं 3 बेसिक टाइप्स हैं इसकी। कौन कौन सी हैं? जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, इसको याद करने का एक आसान सा तरीका है कि आप ये जो मैंने इंक्लूड्स लिखा हुआ है ना, ये नीचे जो सारे लिखे हुए हैं, ये सारे तीनों में आएंगे। ठीक है, तो आप बेसिकली ये पहले याद कर लें कि जोलॉजी किसकी स्टडी है। जोलॉजी हम स्टडी करते हैं, इसमें एनिमल्स को स्टडी करते हैं। और जो बॉटनी है उसमें क्या स्टडी किया जाता है? बॉटनी में प्लांट्स को स्टडी किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी जो है, माइक्रोब्स जो होते हैं, जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, बल्कि उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, वो उनकी जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। अब इन तीनों में जो स्टडी है वो अलग-अलग आनी है, यानी जोलॉजी में एनिमल्स की स्टडी आएगी, बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी आएगी, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स की स्टडी आएगी, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस वगैरह। लेकिन इन तीनों में ये कॉमन चीज़ें स्टडी होंगी। कौन कौन सी? स्ट्रक्चर्स कि वो किस तरह बने हुए होते हैं, फंक्शंस किस तरह काम करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है बाकी एनिमल्स के साथ या बाकी जो चीज़ें हैं उनके साथ, डाइवर्सिटी उनकी किस तरह होती है, यानी एक चीज़ बन गई है तो उसके बाद उसमें फर्दर जो तब्दीलियाँ आती रहती हैं वो किस तरह होती हैं, उसके बाद रिप्रोडक्शन किस तरह वो करते हैं, आपस में उनका इंट्रैक्शंस किस तरह होता है, और बाकी जो है उनका माहौल के साथ इंट्रैक्शन किस तरह का होता है, वो सारा हम स्टडी करते हैं इनकी ब्रांचेस में। अब ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शंस हैं, ये सारे स्टडी करने हैं प्लांट्स के भी, एनिमल्स के भी और माइक्रोब्स के भी। तो ये वाला जो है ये सब का डिफरेंट आएगा, और ये जो है इंक्लूड्स वाले ये सब के सेम आएंगे। इसलिए आपने एक दफ़ा इसको याद कर लिया तो वो आप इसमें भी लिख सकते हैं, बॉटनी में भी लिख सकते हैं और माइक्रोबायोलॉजी में भी लिख सकते हैं। आगे जो है वो इसकी फर्दर टाइप्स हैं। ये तो बायोलॉजी की बेसिक टाइप्स थी, मतलब बॉटनी, जोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद इसकी फर्दर टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? इसमें जो सब फील्ड्स आ जाती हैं बायोलॉजी की, उसमें मॉर्फोलॉजी और एनाटमी है। आपने जब ये याद करना है, कंपैरिजन करके याद करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से याद हो जाएगा। जैसे मॉर्फो जो है वो शक्ल सूरत को बोलते हैं, ठीक है, जो बैरूनी शक्ल सूरत होती है किसी चीज़ की, उसको जब हम स्टडी करते हैं वो मॉर्फोलॉजी होती है, यानी जो हमें नज़र आ रही होती है। जैसे हम शेप की बात करते हैं, ठीक है, आप हमें पता चल रहा होता है कि फलां चीज़ की शेप ऐसे है और किसी बाकी इंसानों की शेप ऐसे है, जानवरों की शेप ऐसे है, कलर पैटर्न किस तरह का इनका है, या वैसे उनका ऊपर जो बैरूनी नज़र आ रहा होता है वो पैटर्न किस तरह होता है। जैसे कि ज़राफ़ा के ऊपर एक अलग से पैटर्न बना हुआ होता है, ठीक है। ये सारी जो स्टडी होती है वो मॉर्फोलॉजी में आती है। दूसरा है एनाटमी। अब एनाटमी क्या होगी? ये अंदरूनी साख्त है, ठीक है। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम अंदरूनी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। इसमें अब स्टडी करने का मतलब क्या है? स्टडी इसलिए किया जाता है ताकि हम डायग्नोज कर सकें कि हमारा कौन सा हिस्सा जो है वो ठीक है और कहाँ पे डिजीज़ डायग्नोज हो रही है। अब डॉक्टर ने तो देखना है, तो उसने जो अपीयरेंस में उसको नज़र आ जाएगा, जैसे कहते हैं कि आपका कलर पील हो रहा है तो आप को हो सकता है हेपेटाइटिस है, तो आप उसका टेस्ट करवा लें, ठीक है। लेकिन अब जिस तरह अब हमारा स्टमक ख़राब हो जाता है तो उसके लिए तो हमें फर्दर उसकी बायोप्सी करवानी पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम एनाटमी का इस्तेमाल करते हैं, और मॉर्फोलॉजी में जो बैरूनी शक्ल सूरत देख कर हम जिस चीज़ को स्टडी करते हैं वो मॉर्फोलॉजी में आता है। उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या आता है? फिजियोलॉजी में फिजिकल यानी कि जिस्म से रिलेटेड, या आपका फिजिकल, जैसे हम कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस किसी चीज़ की, तो फिजियोलॉजी में क्या आएगा? हम इसके में बॉडी के स्ट्रक्चर्स को या फंक्शंस को स्टडी करेंगे। वो किस में आता है? फिजियोलॉजी में आता है। जैसे इसके विजुअल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी स्टडी में हम देखते हैं, जैसे हार्ट की ब्लड सर्कुलेशन हम देखते हैं कि किस तरह हो रही है, वो सारी किस में आती है? फिजियोलॉजी में आती है। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब हिस्ट्री से निकला है। अब हिस्ट्री हमें कौन बताएगा? टिश्यूज़ बताएंगे। तो ये हमें क्या, इसमें किसकी स्टडी आएगी? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ आएगी। अब इसमें माइक्रोस्कोपिक का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ है? तो ये माइक्रो जो है
टिश्यूज़ की जो स्टडी है वो माइक्रो के ही नीचे होगी। अब हम अपना कोई भी टिश्यू अलहदा करते हैं हम अपनी बॉडी से, तो क्या हम उसको देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ मौजूद है क्या नहीं, नहीं बता सकते। इसलिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। अब टिश्यूज़ होते क्या हैं, ये सेल्स की आगे इनके ऑर्गेनिज्म की जो बेसिकली पार्ट्स हैं वो हम आगे स्टडी करेंगे। जब डिफरेंट सेल्स आपस में मिलेंगे या ग्रुप ऑफ सेल्स हम कहते हैं जो होते हैं जिनके सिमिलर फंक्शन होते हैं, तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। तो टिश्यूज़ भी की स्टडी भी बेसिकली हमें हेल्प आउट करती है डिजीज़ को डायग्नोज करने में, ताकि हमें आसानी हो कि हमने कौन सी बीमारी के लिए कौन सी ड्रग इस्तेमाल करनी है। साइटोलॉजी सेल से निकला है, जिसमें हम सेल की स्टडी करते हैं, यानी कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी बॉडी के उनको हम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब सेल्स में हम देखेंगे कि वो किस तरह फंक्शन करते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है, वो सारा किस में आता है, साइटोलॉजी में आता है। जो इंसान है, इंसान की बॉडी है, वो डिफरेंट ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। 30 डिफरेंट ट्रिलियन सेल्स जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, ये मॉलिक्यूल से निकला है। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन का, जब ये दूसरे हाइड्रोजन से मिलेगा तो ये एक मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसकी जब हम स्टडी करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आते हैं। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड वगैरह की जो स्टडी होती है वो माइक्रोबायोलॉजी में आती है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि ये चीज़ें हमने आगे जाके रिपीट करनी है, तो मैं फ़िलहाल आपको बस इसकी डेफिनेशन ही बता रही हूँ। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का लफ्ज़ एम्ब्रियो से निकला है। एम्ब्रियो क्या होता है, टूडलर्स को बोलते हैं। जो एक इंसान किसी भी चीज़ का जो बेबी होता है वो एम्ब्रियो आता है। तो यानी कि एम्ब्रियो की स्टडी जो होगी वो एम्ब्रियोलॉजी में आएगी। एम्ब्रियो की स्टडी अब किस तरह करनी है, यानी जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, ठीक है, उसके बाद उसमें जो फर्दर स्टेजेस आती हैं वो किस तरह डिवेल्प करता है, किस तरह एक सेल टिश्यूज़ में कन्वर्ट होते हैं, फिर टिश्यूज़ ऑर्गन फॉर्मेशन करते हैं और फिर जो ऑर्गन है वो मिलकर एक बेबी बनाते हैं। वो सारी जो डिवेलपमेंटल उसकी स्टेजेस होती हैं उसकी हम स्टडी किस में करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में करते हैं। उसके बाद है जीनेटिक्स। अब जीनेटिक्स का तल्लक जीन से है। अब जीन्स का तल्लक किससे होता है, जैसे कहीं भी जाएं तो कोई बीमारी हो तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी विरासत में तो ये बीमारी नहीं थी। तो वो विरासत असल में क्या होती है, वो जीन्स होती हैं जो एक जनरेशन से, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, तो इसकी जो जीनेटिक्स में हम क्या स्टडी करेंगे कि जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर्स होते हैं, जैसे किसी की लड़ाई भी हो तो हम कह देते हैं कि फलां की तो जीन में ये बात शामिल थी कि उसने लड़ाई करनी है, उसने ये करना है वो। तो ये जो कैरेक्टर यानी कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात, जैसे हम कह देते हैं वो तो अपनी माँ जैसी है, उसकी माँ ऐसी है तो वो भी ऐसी है, उसका बाप ऐसा है तो वो भी ऐसे ही होगा। तो यानी जो खसूसियात ट्रांसफ़र हो रही होती हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग, वालदैन से बच्चों में जो ट्रांसफ़र हो रही होती है खसूसियात, उनकी जो स्टडी होती है वो किस में की जाती है, जीनेटिक्स में की जाती है। नेक्स्ट है पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स रिकॉर्ड को। अब फॉसिल्स रिकॉर्ड को स्टडी करने का क्या मतलब है, फॉसिल्स से हमें पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी पुरानी है। जैसे अब हमें कैसे पता चला कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, चलो एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट तो अलग है कि हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट बनता है, लेकिन अगर साइंस के हवाले से देखें तो हमें कैसे पता चलता है कि हम कितने पुराने हैं, मतलब कब एवोल्यूशन हुई थी इस जिंदगी का, कब ये जिंदगी स्टार्ट हुई थी। तो जैसे हमें बताया जाता है कि सबसे पहले बैक्टीरिया जो थे वो इधर एग्जिस्ट करते थे इस दुनिया में। तो वो हमें कैसे पता चला, हमें इस तरह पता चला कि हमें सियानोबैक्टीरिया के फॉसिल्स रिकॉर्ड मिले थे, जिससे हमें पता चला था कि सियानोबैक्टीरिया जो हैं वो 3.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। ठीक है, अब फॉसिल्स होते क्या हैं, फॉसिल्स किसी भी चीज़ का रिमेन्स होते हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, उन सब के जब रिमेनिंग होता है वो आपस में मिलते हैं, वो रॉक्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, वो कहीं पे भी एक ढेर सा बन जाता है। ठीक है, तो उसके रिकॉर्ड से हमें पहले हम उसका पता चलाएंगे कि उसकी क्या ईयर्स है, कब से वो इस तरह डेड हैं। तो उसमें जो सारी स्टडी आएगी वो पेलियोंटोलॉजी में आ जाएगी। जैसे हमने डायनासोर नहीं देखे हुए, डायनासोर हमसे पहले मौजूद थे, लेकिन अब उसकी स्टडी से, फॉसिल्स रिकॉर्ड की स्टडी से हमें पता चला है कि डायनासोर एग्जिस्ट
करते थे, वो रेप्टाइल्स में आते थे और इवन हमने उनकी शेप भी बना ली है। उसके बाद है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या आता है, इसमें क्लासिफिकेशन आती है। हमने ये देखना है कि किस चीज़ को हमने कौन से ग्रुप में रखना है। अब किस चीज़ को हम कौन, जैसे अगर देखें किसी को एजुकेशन में देखें तो कहते हैं कि गर्ल्स एक साइड पे हो जाएं और बॉयज़ एक साइड पे हो जाएं। इसका क्या मतलब है कि चलो कंपटीशन हो रहा है तो एक तरफ सेम ग्रुप हो जाएगा, गर्ल्स को हो जाएगा, और दूसरी तरफ सेम ग्रुप बॉयज़ को हो जाएगा। इसी तरह हमने इसमें भी देखना होगा कि जो सेम सिमिलैरिटीज़ हैं किसी भी चीज़ की, उस बुनियाद पर किसी ऑर्गन एनिमल्स को एक सिस्टम में रख दिया जाता है, ठीक है, और जो डिफरेंस है उनको दूसरी क्लासिफिकेशन सिस्टम में रख दिया जाता है। तो इनकी ये जो क्लासिफिकेशन होती है ऑर्गेनिजम्स की कि कौन से एनिमल्स को या प्लांट्स को किस ग्रुप में रखना है, वो हम किस में स्टडी करते हैं, टैक्सोनॉमी में करते हैं। आई होप सो आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। अगर किसी कोई बात ना समझ आए तो वो कमेंट में बता सकता है। उसके बाद है इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या आता है, इसमें हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रोब्स हैं और दूसरे एनिमल्स हैं, उनका रिलेशन क्या है किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। वो इन्वायरमेंट में रहते किस तरह हैं, वो किस तरह बिहेव करते हैं, किस तरह वो सरवाइव करते हैं इन्वायरमेंट के साथ। तो वो सारा किस में आता है, इकोलॉजी में आता है, ठीक है। ये जैसे हम कहते हैं कि फूड चेन है कि किसने किसको पहले खाना है, फिर आगे वो किस तरह इंट्रैक्शंस होती है, वो सारी किस में आती है, इकोलॉजी में आती है। उसके बाद मैरीन बायोलॉजी है। मैरीन बायोलॉजी में क्या होता है, मैरीन ये सी रिलेटेड, ओशन रिलेटेड, उसमें ये वो ब्रांच है जिसमें हम ओशन से रिलेटेड लाइफ को स्टडी करते हैं। अब समंदर आपको पता है कि इस ज़मीन पर ज़मीन से ज़्यादा यानी कि खुश्की से ज़्यादा पानी मौजूद है, ठीक है। तो मैरीन बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं कि पानी में कौन सी लाइफ मौजूद है, वो किस तरह उनकी शेप किस तरह है, स्ट्रक्चर किस तरह है, किस तरह सर्वाइव करते हैं, वो उनका आपस में इंट्रैक्शन किस तरह होता है, रिप्रोडक्शन किस तरह करते हैं, वो सारा हम किस में स्टडी करते हैं, मैरीन बायोलॉजी में करते हैं। उसके बाद पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी का लफ्ज़ डिजीज से मुतल्लिक है, यानी जिसमें हम डिजीज को स्टडी करते हैं वो पैथोलॉजी में आता है। पैथोलॉजी, अब ये वही बात होगी कि इसमें हमें यही पता चलेगा कि कौन सी डिजीज कब कहाँ पे इफेक्ट कर रही है। जैसे अब आप देख रहे हैं कि किस जमाने में कैंसर एक जानलेवा मार्च था, लेकिन अब क्या होता है कि हम कैंसर को स्टडी करके हम बता सकते हैं कहाँ पे मौजूद है, किस वजह से हो रही है, तो उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये सारा किस में आता है, पैथोलॉजी में आता है। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम से मुतल्लिक है। इसमें हम देखते हैं कि इंसान का इम्यूनोटिक सिस्टम किस तरह वर्क कर रहा है और कौन सी डिजीज़ के खिलाफ उसका अपना जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो वर्क नहीं कर रहा, उसको हम स्टडी करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ उसको देनी है जिसकी वजह से उसकी बीमारी या डिजीज़ जो है वो कंट्रोल हो सकती है, जिसके लिए आपको पता है कि साइंसदानों ने अब वैक्सीन्स बना दी हैं, ठीक है, जो पहले बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी डिजीज़, जैसे हमारे पास कोरोना वायरस भी है तो उसकी भी वैक्सीन आ गई। तो इसमें हम डिजीज़ को स्टडी करके किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ उसकी वैक्सीन तैयार करते हैं। हम देखते हैं कि कौन सी बीमारी का किस तरह ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसके बाद है फार्माकोलॉजी। ये वो स्टडी है जिसमें हम ड्रग्स को स्टडी करते हैं, उसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर। अब कोई भी जब न्यू आती है ड्रग, यानी कि कोई भी न्यू दवाई आती है, उसको सबसे पहले इंसानों पे अप्लाई नहीं किया जाता। सबसे पहले क्या किया जाता है कि उसे टेस्ट किया जाता है लैब के अंदर, फिर या आप किसी जानवर के ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि उसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है बॉडी पे, ठीक है। उसके बाद हम वो ह्यूमन सिस्टम पे अप्लाई करते हैं। असल में तो ये जो अद्वियात बनाई जाती हैं वो असल में तो जो काज करता है बैक्टीरिया बीमारी को, उसी को किल करके हम किसी भी मेडिसन को बनाते हैं। लेकिन क्या है कि उससे पहले हमने ये देखना होता है कि उसके इफ़ेक्ट्स, जैसे कि आप सब कहते हैं कि आप दवाई तो खा लें लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट तो कोई ना कोई लाजमी होगा। तो ये बात नेचुरली है कि आप मेडिसिन लेते हैं उसके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसका, लेकिन हमें इसमें ये पता लगाना होता है कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पे इफ़ेक्ट कर रही होती है। फिर वो बताते हैं कि ये वाली मेडिसिन आपके किडनी यानी गुर्दे पे ज़्यादा इफेक्ट करेगी, तो इसको आपने कम इस्तेमाल करना है, ठीक है।
तो इसकी जो स्टडी इसमें आएगी फार्माकोलॉजी में आएगी। ये बेसिक्स ब्रांचेस थी बायोलॉजी की जो हमने आपको बताई हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।